हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सभी लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरके ऑफिशियल 392 पर। आप सबको 392 आरके ऑफिशियल 392 पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और लास्ट सेशन में मैंने पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ा था आपका कार्यपालिका। और कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट को देखा था हमने, एग्जाम में फैक्ट पूछे जाते उसको देखा था, उसको समझे थे। और पीवाई के जो जितने सारे क्वेश्चन थे उन सारे को हमने किया था। और आप लोगों ने काफी उसको देखा, काफी पसंद किया, काफी अच्छा लगा। और उसी क्रम में जो है आज हम लोग एक नए चैप्टर को हम लोग देखेंगे, न्यायपालिका। आज के जो वीडियो होगा, आज का जो सेशन होगा उसमें हम लोग मेनली कवर करेंगे न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा इसमें जो है हम लोग जो कुछ इम्पोर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसको देखेंगे। और जो आपका जस्टिस होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, इन सबके नियुक्ति प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया को देखेंगे। तो ये सारी चीज आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग PYQ, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या न्यायपालिका चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज का सेशन काफी बढ़िया होने वाला है, तो आप जरूर हमारे साथ आधा घंटा कम से कम। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 30 से 40 मिनट का होगा आपका, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट को समझाना फिर पीवाई की क्वेश्चन को कराना उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो 30 से 40 मिनट में आपका पूरा का पूरा न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और साथ में हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो आइए हम लोग शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सीखते रहिए। एक चीज और कि दोस्तों, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और मेरा वीडियो अगर पसंद आता है आपको, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, जिससे वो बहुत सारे बच्चे जो आपका पेड कोर्स के चक्कर में बर्बाद होते रहते हैं, उनको फ्री में जो है आपका सारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तो उनको फायदा होगा। तो आइए हम लोग आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक चीज और कि आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपका जैसे आपका एक क्वेश्चन है न्यायिक सक्रियता का उदाहरण, ये आपका देखेंगे। इसके अलावा भारत में कितने उच्च न्यायालय है, भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, निम्न में कौन सा न्यायालय भारत में सबसे ऊपर है। एक क्वेश्चन हो गया आपका 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग न्यायपालिका को शुरू करते हैं। इसमें एक चीज हमने पढ़ाया था आपको, जब सरकार पढ़ा है, जब हमने आपको सबसे पहले विधायिका पढ़ाया था तो बताया था कि सरकार का 3 भाग होता है, जिसमें एक आपका हो गया विधायिका, एक हो गया आपका कार्यपालिका और इसी में एक हो गया आपका न्यायपालिका, ठीक है। तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। विधायिका के बारे में हम A to Z पढ़ा दिए हैं, आपका क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, कार्यपालिका भी पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम न्यायपालिका देखेंगे। तो देखिए, सिंपली जो है आपका न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है कि न्यायपालिका क्या करता है कि जो जो भी आपका विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा नियम कानून बनाया जाता है, उसको इन्फोर्स किया जाता है, तो उन नियम कानूनों को, ठीक है, व्याख्या करने का, ठीक है, नियम कानूनों को
व्याख्या एक्सप्लेन करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होता है। ठीक है, तो जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनका जो व्याख्या करने का जो अधिकार होता है किसके पास होता है? आपका न्यायपालिका का होता है। जैसे मान लिया कि संविधान ने या विधायिका ने कोई कानून बनाया, ठीक है, और वो कानून कितना सही है, क्या वो कानून मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट के अधिकार नागरिकों को जो मिला है फंडामेंटल राइट, क्या उसको हनन करता है या हनन नहीं करता है? संविधान के पैमाने पर क्या वो कानून सही है नहीं, इन सब की जांच करने की जो संवैधानिक जो अधिकार मिला हुआ है वो किसको मिला हुआ है? आपका वो न्यायपालिका को मिला हुआ है। इसलिए न्यायपालिका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रोल अदा करता है। ठीक है, भारतीय डेमोक्रेसी में आप आए दिन सुनते होंगे न्यूज वगैरह में कि सरकार ने ये कानून बनाया, बहुत सारे प्रोटेस्ट विरोध शुरू हो जाते हैं, लेकिन अंततः क्या होता है? आपका वो कानून को चुनौती दी जाती है कोर्ट में, और कोर्ट उसकी संवैधानिकता को जांच कर संवैधानिकता संवैधानिकता कहने का सेंस ये होता है कि संविधान में जो भी तत्व शामिल किए गए हैं, संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं, क्या उन आदर्शों के मानते हुए, उन प्रावधानों को मानते हुए कानून बनाया गया है नहीं, इसी चीज को हम लोग संवैधानिकता बोलते हैं। तो एक काम आपका न्यायपालिका का होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपका कि कानूनों की व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपका, यहाँ पे याद रखिए। एक कानूनों की व्याख्या करना ही मेन काम है, कि आपका हमारे न्यायपालिका का काम है। ठीक है, इसके अलावा न्यायपालिका के कार्य की बात करें तो कानून की व्याख्या करना, संविधान का संरक्षण करना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये सब के सब इसके काम है आपका न्यायपालिका का काम। अब हम लोग भारत में जो जो आपका न्यायपालिका का जो सिस्टम है वो आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देखिए, सबसे जो ऊपर में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे में क्या बना हुआ आपका? हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे में क्या बना हुआ आपका? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बने। तो हमारे देश में कुछ इस तरीके से आपका न्यायपालिका का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये इसको ऐसे बनाना तो ज्यादा बेहतर होगा। सर्वोच्च ऊपर में सुप्रीम कोर्ट, नीचे में हाई कोर्ट वगैरह है। ठीक है, हाई कोर्ट बहुत सारे हो सकते हैं, और हाई कोर्ट के नीचे में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये सब आपका बने हुए हैं। तो इन्हीं सारे, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इन्हीं की हम लोग आज के सेशन में हम लोग मेनली हम लोग बात करेंगे। अब देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो गठन की गई भारतीय संविधान में, वो आपका अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 124 के तहत आपका गठन की बात की गई है आपका संविधान में। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये आपका 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को की गई थी। तो इसको याद रखेंगे। दूसरी बात, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? आपका वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं, चाहे वो आपका चीफ जस्टिस हो या और भी न्यायाधीश हो, सब के सब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, जो जजेज होते हैं इनकी नियुक्ति के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, कोलेजियम सिस्टम। यहाँ लिखा हुआ है आपका, देख लीजिए, कोलेजियम सिस्टम। इस सिस्टम के तहत ही क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। अब कोलेजियम सिस्टम क्या है, तो इसको हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बताएं, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो काफी लंबा है, इसका काफी समझाना पड़ेगा। तो ये चीज आप याद रखिए। अब सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई, चीफ मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकता है? तो मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकता है? जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में जब वो सबसे सीनियर होगा, वही को जनरली क्या किया जाता है? आपका सीजीआई बनाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने में जो आपका हाल ही में आपका सरकार ने एक आपका एक नियम है आपका कि कोलेजियम सिस्टम के द्वारा क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नामों को भेजा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर बात करें हम लोग, सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के अलावा और जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति में क्या होता है कि सीजीआई और 4 जो सीनियर जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं आपका और न्यायाधीशों की। ठीक है, केंद्र सरकार सिफारिशों पर
पुनर्विचार कर सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय कोलेजियम का होता है। यहाँ पे देखिए एक चीज बता रहा है आपका कि जो भी नाम भेजे जाते हैं ना आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाने के लिए आपका चीफ जस्टिस केंद्र सरकार के पास, उसके बाद राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, तो केंद्र मना नहीं कर सकती है, ठीक है। उसे पुनर्विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है कि अब इस पे विचार कीजिए, नामों पर हमें आपत्ति है, लेकिन अंततः जो है आपका कोलेजियम का निर्णय ही क्या होता है आपका, वो सर्वमान्य होता है। तो इस चीज को आप याद रखें। चलिए, अब है कि यहाँ पे हमने बताया आपको कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को किया गया, इसको आप याद रखेंगे। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे अभी फिलहाल आपका 34 क्या हो सकता है आपका न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसमें आपका सीजीआई इंक्लूड है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 न्यायाधीशों का स्ट्रेंथ है फिलहाल आपका वर्तमान समय में, तो इसको आप याद रखेंगे। अब हम लोग कुछ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कुछ अधिकार मिले हुए, ठीक है। बहुत सारे अधिकार होते हैं ना आपका, तो उसी अधिकार में आपका कुछ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। उन अधिकारों को हम लोग शॉर्टली देख लेंगे, क्योंकि जो अधिकार जो दिए गए आपको जनरली वो प्रैक्टिस में रहते हैं, तो ज्यादातर आपको पता ही होगा। जैसे एक तो अधिकार दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का आपका कि फंडामेंटल राइट किसी का हनन होता है तो उसको रक्षा करना, ठीक है, यानी मौलिक अधिकारों का संरक्षक के रूप में काम करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा जो है आपका संविधान के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा जो है आपका कुछ अपीलीय अधिकार होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपील करके कुछ बातों को रख सकते हैं। तो ये सारा अधिकार है आपका सुप्रीम कोर्ट के। एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, इससे पहले एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपका जजों की जो नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी की जो बात होती है, तो इसमें जो है आपका क्या होना चाहिए। सबसे पहले है कि वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। अगर भारत में कोई सरकारी पोस्ट लेना तो क्या होना चाहिए, भारत का इंडियन तो होना ही होगा आपको। इसके अलावा उनको आपको किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष की न्यायाधीश के पद पर रहा हो या 10 वर्ष से वकालत कर रहा हो, ठीक है, 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में आपका न्यायाधीश में रहा हो या 10 साल से वकालत कर रहा हो, ये सारी चीजें हैं जो आपका होना चाहिए, तो आपका क्या कर सकता है, आपको बन सकता है। दूसरी बात कि अगर हम लोग ये आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कार्यकाल की बात करते हैं, इनका कार्यकाल जनरली क्या होता है आपका, वो 65 वर्ष होता है, ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी 65 वर्ष जैसे ही पूरा होगा तो क्या होगा, वो रिटायर हो जाएंगे। और न्यूनतम आयु की कोई चर्चा भारतीय संविधान में इन लोगों के लिए नहीं की गई, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग एक अधिकार की बात कर रहे थे हम लोग, इसी में हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। यहाँ पे तो जगह है नहीं, यहाँ पे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, इनको हटाने की जो प्रक्रिया है ना, सिर्फ क्वेश्चन लगता है, इनको हटाने की प्रक्रिया दोनों के लिए सेम है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। इनको जो है हटाने के लिए हमेशा क्या होता है आपका, इन पर अगर किसी तरह का कदाचार साबित होता है, इनको हटाया जा सकता है। हाल ही में जब आपका 2025 में लोग पढ़ रहे हैं, तो कुछ मार्च के महीने में एक आपका देखे होंगे किसी जज के यहाँ क्या हुआ था, बहुत सारे पैसे मिले थे, तो वो आपका चर्चा में आता है। तो अगर उनके ऊपर इस तरह का कुछ कदाचार साबित होता है तो उनको क्या किया जाएगा, उनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हटा सकते हैं। हटाने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको शुरू करना होता है, ठीक है, जिसमें आपका 100 सांसद लोकसभा से, 50 सांसद जो है आपका 100 लोकसभा से, 50 सांसद राज्यसभा से क्या करते हैं, इसको अनुमोदित करते हैं। उसके बाद एक ये आपका प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद हटाया जाता है। काफी कॉम्प्लिकेटेड है हटाना और हटाने की प्रोसेस, तो इसको याद रखिए। खैर इससे इतना क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए इसको हमने शॉर्ट पे यहाँ पे बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के अधिकार के बारे में, कि एक अधिकार सब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार।
ठीक है, जिसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम लोग? जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ये जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? सिंपल इसको ऐसे समझिए कि जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आपका, अपने दिए हुए निर्णय, पहली बात की जुडिशियल रिव्यू की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 137 में की गई, तो इसको आप याद रखें। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत अपने दिए गए निर्णय को पुनर्विचार कर सकती है, उस पर फिर फेरबदल कर सकती है उसको, ठीक है, उस निर्णय में क्या कर सकती है, मतलब फेरबदल करके फिर से आपका निर्णय को पारित कर सकती है। इसी अधिकार को क्या कहा गया है? आपका न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहा गया है, जो कि आर्टिकल 137 में है, ठीक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए पूर्व के निर्णयों को क्या कर सकती है? बदल सकती है। ये आपका सुप्रीम कोर्ट का अधिकार होता है। इसके अलावा अनुच्छेद अनुच्छेद आपका 137 के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत ही सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? किसी नियम, ठीक है, संविधान का संरक्षक के रूप में काम कर सकती है। जिससे अगला स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या कर सकती है संविधान, संरक्षक के रूप में कार्य कर सकती है। जैसे मान लिया जाए कि क्या होता है कभी कभी कि संसद अथवा जो विधानसभा, जो विधानमंडल होते हैं ना, वो कोई नियम कानून बनाते हैं। क्या होता है कि संसद हो गया, या जिसको विधायिका बोलते हैं हम लोग, वो बहुत सारे नियम कानून, या कोई राज्य का विधानमंडल हो गया, ये मान लो कोई नियम कानून बनाते हैं। अब वो नियम कानून कितना सही है, क्या लोगों को जो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा मिले हैं, क्या उन मौलिक अधिकारों को हनन करता है या नहीं करता है? तो अगर मान लिया जाए कि मौलिक अधिकारों के हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? उस जो लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है, उसको रद्द कर सकता है, निरस्त कर सकता है। ये अधिकार भी आपका सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है, और इसी अधिकार के चलते सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? आपका संविधान का संरक्षक कहा जाता है, लोगों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये आपका इतना इसमें हो गया, इसमें इतना ही काफी है। अब देखिए समय समय पर बहुत सारे आपका सुप्रीम कोर्ट में आपका निर्णय वगैरह आए हैं आपका, जो मौलिक अधिकारों के हनन से जुड़ा हुआ था, उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सिंपल थोड़ा सा हाई कोर्ट के बारे में देख लीजिए कि हाई कोर्ट की चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया है? 214 में किया गया है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में एक आपका हाई कोर्ट होगा। इसकी बात करिए 231 अनुच्छेद के तहत एक ही हाई कोर्ट जो है 2 राज्यों के लिए काम कर सकती है। इस तरह की चीजें अनुच्छेद 231 में कही गई है, इसको याद रखेंगे। जिला न्यायालय की बात किया गया आपका, ठीक है। प्रत्येक जिले में अनुच्छेद 233 के तहत एक आपका जिला न्यायालय बनाया जाएगा। उसमें जो आपका जजेज होंगे उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। ये चीजें आपका अनुच्छेद 233 से बताएगी, तो याद रखेंगे। इससे बहुत ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखना है। अब देखिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप नहीं। ठीक है, कार्यकाल सुरक्षित, वेतन भत्ते। देखिए सिंपल बेसिक यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि जो हमारे देश में जो जुडिशियरी सिस्टम है वो क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित नहीं होता है, किसी ग्रुप से प्रेरित नहीं होता है। ये मतलब पूरी तरीके से हमारे देश में जो न्यायपालिका हो के आपका स्वतंत्र है, और स्वतंत्र रूप से क्या करती है? निष्पक्ष रूप से निर्णयों को देती है। लेकिन कितना निष्पक्ष है, या कितना कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपका आपका इंटरफेयर पार्टियों का या ग्रुप्स का नहीं है, ये आप बेहतर बता सकते हैं, ठीक है। इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। एक आपका यहाँ पे आगे जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, ये टर्म को भी समझ लीजिए। इससे भी क्वेश्चन आता है कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी समाज में कुछ वैसे मुद्दे चलते रहते हैं जिस पे सरकार ध्यान नहीं देती, ठीक है, सरकार ध्यान नहीं देती है। तो उस पे क्या करती है कि सुमोटो जो है आपका, सुमोटो जो है
स्वतः संज्ञान लेती है आपका कोर्ट्स, ठीक है, सामाजिक मुद्दों पे या किसी तरह के मुद्दे जो होते हैं, तो उसी को क्या कहा गया, आपका न्यायिक सक्रियता कहा गया। सिंपल, इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझिए कि कोई मान लिया जाए कि महिला महिला उत्पीड़न महिला उत्पीड़न का आपका ये मामला है, ठीक है, और महिलाओं पर लगातार बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे महिलाओं के प्रति हिंसा हो रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कोई कानून नहीं बना रही, कोई इसको रोकने के कोई उपाय नहीं कर रही। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इस पे स्वतः संज्ञान लेके इसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी कर सकती है। इसी को न्यायिक सक्रियता कहा गया, तो इसको आप याद रखेंगे। पीआईएल की बात है तो इसको भी याद रखेंगे। पीआईएल क्या है, आपका जनहित याचिका है। कोई व्यक्ति आपको लगता है, कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, पीआईएल आपका सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है, ठीक है। मान लिया कोई ऐसा मुद्दा है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे देश आपका, हम लोग दिल्ली की बात करें तो बहुत सारा पोल्यूशन है। अब वो लगता है कि सरकारें जो है, आपका गवर्नमेंट जो है, वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आपका जनहित याचिका लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि इस पे सरकार को कहा जाए कि आपका यहाँ प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ उपाय किया जाए। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका सार्वजनिक हित याचिका या जनहित याचिका कहा जाता है। इसको पीएन भगवती ने शुरू किया था। पीएन भगवती जब जस्टिस थे, आपका चीफ जस्टिस, तो उस समय इसकी शुरुआत हुई थी, इसको याद रखें। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय है जो आपको हर हाल में आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। इस दो जो निर्णय हमने लिया है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपका तीन, एक्चुअली तीन कर लीजिए, यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन पे इससे बार बार आपका आता है। एक था आपका मिनर्वा मिनर्वा मिल केस जो था आपका, का नाम भारत से एक कब आया था, 1980 में। देखिए ये जो तीन जो निर्णय जो आपका है, केशवानंद भारती केस कब आया था, 1973। इसी में आपका सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, क्या कहा आपका कि प्रस्तावना जो है, आपका प्रस्तावना क्या है, आपका संविधान का मूल अंग है और संसद चाहे तो उसमें संशोधन कर सकती है। इसको याद रखिए। ये आपका 13 जजों की बेंच थी, आपका क्या थी, आपका केशवानंद भारती केस 13 जजों की बेंच थी, सबसे आज तक के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच थी, ठीक है। तो इसको इतना आपको याद रखिए। इसमें मेनका गांधी केस कब हुआ था, आपका 1978 में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे पर इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद जो है आपका 14, अनुच्छेद 19 और शायद 19, ये दो तीन चीजों की इसमें लेके आपका सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था कि इसकी हनन, मतलब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 को जो है आपका हनन होता है, इसको लेकर जो है एक्चुअली में आपका पासपोर्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इससे जुड़ा हुआ मुद्दा था आपका पासपोर्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा था, उस पर आपका बात की गई थी। तो इसको आप याद रखेंगे। ऐसे इसमें हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी या मिनर्वा केस पर बेहतर रूप से ज्यादा चर्चा करें, तो उसमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा। अभी क्योंकि हम शॉर्ट में आपका देख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसको याद रखना है, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, मेनका गांधी केस 1978 में, जो कि आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ था। मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ जो केस हुआ था 1980 में हुआ था, और इसमें भी जो है आपका मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ एक केस था। आप देखिए जो न्यायपालिका के सामने कुछ चुनौतियां हैं, आपका जान ही रहे हैं कि हाल ही में आपका क्या हुआ था कि भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है आपका बहुत सारे कोर्ट्स में। जजेज आपका घर में पैसे मिल रहे हैं, जजेज के घर में बहुत सारे जगहों पे आपको देखने को मिलेगा कि जजेज को प्रलोभन दिया जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं निर्णय को प्रभावित करने के लिए। तो ये सारी चीजें जुडिशरी के सामने आजकल चुनौतियां हैं। इसके अलावा मुझे जहां तक लगता है कि जो बड़ी चुनौती है कि जनता की पहुंच जनता की पहुंच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज भी बहुत दूर है। लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में, या किसी तरह के कोर्ट्स की प्रोसीडिंग के बारे में, कैसे काम करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोर्ट्स, इसके बारे में लोगों को, जनता को आज भी बहुत कम मतलब जानकारी है। और ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट
और ना ही आपका कोई जो सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इनके द्वारा कोई पहल की जाती है या कुछ इस तरीके से लोगों में अवेयरनेस जागरूकता फैलाई जाती है, जिससे कि लोग समझ सके कि किस तरीके से कोर्टें काम करती है। आपको किस तरीके से आपको कोर्ट्स में निर्णय अगर कोर्ट से न्याय लेना है तो किस तरीके का आपको अप्रोच अपनाना होगा। इस तरह की कुछ आपका नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि भारतीय जो सिस्टम है, आपका एजुकेशन व्यवस्था है, उसमें भी क्या है आपका कहीं न कहीं आपका लूप होल है, ठीक है? वहाँ पे लूप होल है आपका कि उसमें भी कुछ उस तरीके का कंक्रीट आपको जानकारी नहीं दिया गया है, ठीक है? तब इसको आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब चलिए वही बात हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यायपालिका लोकतंत्र, न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है। न्यायपालिका से अल्टीमेटली क्या होती है, लोगों को उम्मीद रहती है, क्योंकि सरकारें पार्टियां क्या होती है, वो अपने हित के अनुसार से, अपने वोटर बैंक के अनुसार से काम करती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि न्यायपालिका क्या है, आपका स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे इतना हम लोग पढ़ लिए कि न्यायपालिका लोकतंत्र का क्या है, आपका स्तंभ है, ठीक है? और न्यायपालिका क्या करती है, सरकार की मनमानी पर कहीं न कहीं क्या करती है, अंकुश लगाती है। ये चीज़ तो आप अच्छी तरीके से समझते होंगे कि हाल ही में आपका जो भी आपका एनडीए की जो गवर्नमेंट आपका आई 2014 में, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे निर्णय आए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आपको उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको रद्द कर दिया। जैसे एक कानून आया था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आपका ने आया था आपका 2015 के आसपास, 15 में शायद आया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए एक आपका कमिटी एक आपका बनाया गया था आपका। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ये आपका हमारी स्वतंत्रता पर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर क्या है, आपका आघात है, और इस बात को कहकर उसको रद्द कर दिया, रोक लगा दिया आपका। रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उस पूरे सिस्टम को ही रद्द कर दिया, ठीक है? इसके तहत क्या था कि आपका जजों की नियुक्ति क्या किया जाएगा, इस कमीशन के द्वारा किया जाएगा। ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, कानून मंत्री होंगे, न्यायाधीश होंगे, बहुत कुछ इस पे कहा गया था। तो कहीं न कहीं सरकार की जो मनमानी होती है ना, सरकार जो चाहती है कि हम अपने अनुसार से काम करें, तो उसपे कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अंकुश लगाने का काम करती है। तो इतना हमने सुप्रीम कोर्ट के सारे कॉन्सेप्ट को, हाई कोर्ट को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे, उसको हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से पिछले जो कुछ एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में उसे पूछे गए, किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि न्यायिक न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। तो हमने आपको समझाया आपको कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, न्याय प्रदान करना, ठीक है? कानून बनाने का काम तो पता ही है किसका काम है, विधायिका का काम है। कर वसूल करने का काम कार्यपालिका का काम है। चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन का काम है। तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 26 जनवरी 1950 में की गई थी। अनुच्छेद 124 से सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है, ठीक है? इसको याद रखेंगे। कुछ अनुच्छेद आपके इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने, जैसे अनुच्छेद 124, सॉरी ऐसे कैसे लिखा है, 124, 137, 143 और एक आपका 129 छूट रहा, 4 अनुच्छेद है, इसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 124 में क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 137 में क्या है, आपका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्लोकन की बात की गई है। आपका सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए निर्णयों को क्या कर सकती है, बदल सकती है। अनुच्छेद 143 में क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और अनुच्छेद 129 में क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसका अभिलेख न्यायालय ने पढ़ाया नहीं आपका, छूट गया, यहाँ पे बता ही देते हैं कि अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है। अनुच्छेद 129 का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय दिए जाते हैं ना, कोई कानून के रूप में पूरे देश में मान्य होते हैं। तो इसको इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो फिलहाल कितनी है, आपका 34 है, ठीक है? जिसमें 33 जज और एक आपका क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई,
इसको याद रखते रहे। जजेस को संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसको है? संसद को। इसको भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसको याद रखना है आपको। किस सिस्टम से होता है आपका? कोलेजियम जो सिस्टम है, इस सिस्टम से होता है। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को, इसमें कंफ्यूज नहीं करना आपको। जो न्यायिक जुडिशियल जो रिव्यू का जो अधिकार है किसको प्राप्त है आपका? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है आपका। ठीक है, कुछ हाईकोर्ट से संबंधित अनुच्छेद याद रखिए। जैसे अनुच्छेद 214 में क्या है आपका? हाईकोर्ट के गठन की बात की गई है ना, हाईकोर्ट की गठन की बात की गई है आपका। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ कुछ और चीजें हैं जिसका याद रखिए कि अनुच्छेद 215 है आपका। जैसे सुप्रीम कोर्ट था ना आपका, अनुच्छेद 129, उसी तरीके से अनुच्छेद 215 के तहत क्या होता है आपका? हाईकोर्ट क्या आता है? एक अभिलेख न्यायालय होता है। मतलब हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पूरे राज्य में एक कानून के रूप में प्रकाशित होते हैं और उसको माना जाता है। तो इसको याद रखिए। एक अनुच्छेद 231 भी हाईकोर्ट से संबंधित है, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही आपका हाईकोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। जैसे आप सुने होंगे आपका कि मुंबई हाईकोर्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे कई राज्यों का यहाँ पे क्षेत्र अधिकार में आता है। जैसे एक तो आपका महाराष्ट्र हो ही गया यहाँ पे, इसके अलावा गोवा वगैरह, यहाँ पे दमन दीव वगैरह जो है, इन सबके जो है आपका हाईकोर्ट कौन है? आपका मुंबई में ही है। तो ये सारी चीज है जो आप याद रखिएगा। किस केस में सर्वोच्च न्यायालय के मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को दिया गया था? तो ये आपका कौन था आपका केस? केशवानंद भारतीयवाद 1973। तो इसको याद रखिए कि केशवानंद भारतीयवाद में क्या किया गया था? संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था आपका। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बारे में मैंने बता ही दिया कि आपका वर्डिक्ट कब आया था? 1973 में आया था। और इसी में इसी जो है आपका निर्णय में क्या कहा गया था आपका? कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है। और इसी केस में 13 जजों की बेंच बनाई गई थी, जो सबसे ज्यादा आज तक के इतिहास में है। क्वेश्चन नंबर 7 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है आपका? 62 वर्ष है। ठीक है, एक चीज याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट, इधर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में, हाई कोर्ट का गठन 214 में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय 129, हाई कोर्ट एक आपका अभिलेख न्यायालय 215। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट 35-65 वर्ष की आयु, और हाई कोर्ट में 62 वर्ष। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति तो दोनों को आपका राष्ट्रपति करते हैं, और यहाँ भी आपका राष्ट्रपति ही करते हैं। हटाने की प्रोसेस दोनों के लिए आपका सेम ही है। तो ये चीज तुलनात्मक रूप से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें रिट जारी करने की शक्ति जो है ना आपका, दोनों के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है आपका कि पिछला स्लाइड में बता देते हैं, यहाँ पे बताते हैं। कुछ हाई कोर्ट को आप याद रखिए कि उससे भी एग्जाम में आपका पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपका, कि बहुत सारे जो हाई कोर्ट है ना आपका, जैसे कलकत्ता हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई है, मद्रास है, चेन्नई बोल लीजिए जो बोलिए, इन सब का गठन आपका बहुत पहले हुआ था। आजादी के पहले से आपका गठन हुआ था 1862 में। ठीक है, इलाहाबाद हो गया आपका, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, इसका हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था आपका? 1866 में हुआ था। पटना का याद रखिए, पटना कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और राजस्थान का याद रखिए, 1949 में हुआ था। कर्नाटका का याद रखिए, कर्नाटका का 1884 में हुआ था। तो इस तरह चीज है जिसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा दिल्ली सब 1966 में हुआ था। पंजाब हरियाणा दिल्ली सब में कब हुआ था? 1966 में हुआ था। अब कुछ हाई कोर्ट को आपका जैसे उत्तराखंड मणिपुर सब जो था आपका ना,
उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000 में बना था, 2000 में बन गया था इन लोग हाई कोर्ट। त्रिपुरा, मणिपुर 2013 में। ये कुछ आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी-कभी, तो इसको याद रखिए। जनहित याचिका किसने शुरू किया था? तो ये आपका पी.एन. भगवती, हमने पढ़ा ही दिया था आपको। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में आपका वर्णित है? तो अनुच्छेद आपका 124 में है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद आया है 50। तो अनुच्छेद 50 में क्या है आपका? न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई, मतलब दोनों का अधिकार क्षेत्रों को बांटा गया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 370 तो आपको पता है जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अनुच्छेद 21 क्या आपका? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसी में क्या आता है आपका? निजता का अधिकार आता है। अनुच्छेद 21 में आता है। तो ये सारी चीज आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो ये आपका है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह यानी कोलेजियम के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संसद आया तो संसद की चर्चा 79 में है। संसद किससे मिलकर बना है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चुनाव आयोग, इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा कितना अनुच्छेद में? 324 अनुच्छेद में है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका? 3 सदस्य होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, आपका 2 और सदस्य होते हैं, तो इसको भी आप याद रखिए। तो आज के सेशन में इतना ही। कुछ और क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं फटाफट। निम्न में कौन सा न्यायालय भारत में सबसे ऊपर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चन 12 है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत, इसको भी आप याद रखेंगे। एक चीज हमने आपका इसमें नहीं बताया आपका रीट के बारे में, थोड़ा सा यहाँ पे रीट के बारे में बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है आपका? रीट जारी कर सकती है। 5 तरह की सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? सॉरी, रीट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 तरह का रीट जारी कर सकती है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट होता है आपका, परमादेश, ठीक है, उत्प्रेषण, और तुमको याद आ नहीं रहा है आपका? उत्प्रेषण हो गया, परमादेश हो गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। एक आपका अधिकार परीक्षा करके आता है, अधिकार परीक्षा आप होता है। और ये 4-5 जो आपका रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। एक और इसमें छूट रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। एक और हमको याद नहीं आ रहा आपका। ठीक है, ये सब के सब जो है जारी करने का अधिकार क्या किसको होता है? आपका सुप्रीम कोर्ट को। और हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। क्या कर सकती है? हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। कमेंट बॉक्स में एक चीज हमको लिख के बताइएगा कि 5वां रेट हमसे कौन छूट रहा है। ठीक है, ये आपका 5 रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है आपका? तो महाभियोग हमने समझाया था आपको कि काफी जटिल प्रक्रिया है आपका, कि महाभियोग से हटाया जा सकता है न्यायाधीशों को, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो या आपका हाई कोर्ट की बात हो। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो आपका फिलहाल वर्तमान में 25 है आपका। ठीक है, 2025 में 25 है। न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण क्या है आपका? जीएसटी लागू करना नहीं, जीएसटी तो संविधान द्वारा लागू हुआ आपका। राष्ट्रपति शासन लगाना ये भी नहीं, और बजट पेश करना ये भी नहीं होगा। विशाखा गाइडलाइन, ठीक है। अब देखिए विशाखा गाइडलाइन क्या था, इसको हम एक बार थोड़ा बताना चाहेंगे कि विशाखा गाइडलाइन एक आपका सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया गाइडलाइन था। ठीक, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें काफी समझाना पड़ेगा आपको। तो इस पूरा हमने चैप्टर जो आपका न्यायपालिका को करवा दिया आपका, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने किया और कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको।
आप अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।